तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आज का हमारा टॉपिक है द बुलशिट नरेंद्र मोदी कि नरेंद्र मोदी कैसे कई सालों से अपनी आवाम को झूठ बोलकर सिंपैथी का वोट लेना चाह रहा है और ले भी रहा है, और वो अपने इस झूठ में इतना कामयाब है कि वो फिर एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और अपने बारे में वो कई दफा ये कहते हुए सुना गया है कि हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। पूरी दुनिया में आपने कभी कोई ऐसा फकीर देखा है जो 40 लाख का चश्मा लगाता हो, 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता हो, यानी पैसे मांग मांग कर वर्ल्ड टूर भी कर लिए और 1987 में डिजिटल कैमरा भी खरीदने और वर्ल्ड टूर में उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी किया। और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने आप को गरीब ही नहीं बल्कि अपने आप को एक बहुत ही गरीब परिवार का बताते हैं। इतनी एलीट क्लास जिंदगी गुजारने वाला खुद को फकीर कहे तो बहुत ही अजीब सा लगता है। सच तो ये है कि इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। अनिल यादव एक जर्नलिस्ट हैं जो कि बीजेपी के एक वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे। मंगल वाजपेयी एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने और उतारने का काम करते हैं। और ये भी कहते हुए सुना जा सकता है इस बीजेपी वर्कर को कि बीजेपी इस दफा इलेक्शन जरूर जीतेगी। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाती है तो मंगल अपनी परेशानियों का जिक्र करते जाते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर का बहुत ज्यादा मसला है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई दफा कहा था कि 20 फुट का पाइप अगर वहां पड़ जाए तो उनके घर का सीवर का निजाम अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया और ना ही आगे कुछ मिलने की उम्मीद है। और उसके बावजूद भी बीजेपी से कोई शिकायत नहीं रखता ये बंदा। इसके बाद मंगल कहता है कि इंसान तो मट्टी खाकर भी जिंदा रह सकता है। ये नरेंद्र मोदी को अपनी महात्मा मानते हैं और उनकी पूजा तक करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक पॉलिटिशियन के बारे में लोगों के इतने जज्बात हों और उसके प्यार में इस तरह अंधे हो जाएं? और ये सिर्फ इकलौते नहीं हैं, इस जैसे हजारों लोग बल्कि लाखों लोग मोदी के प्यार में पागल हैं। लेकिन क्यों, उसकी वजह क्या है? क्या मोदी ने इतनी बड़ी गेम कर दी है, इस तरह लोगों को अपने काबू में कर लिया है? कौन सा आइडिया वो बेचते हैं जिसके लिए लोग उनके लिए बिल्कुल पागल हो गए हैं और हर वक्त उनके पीछे मरने को तैयार हैं और हत्ता के उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं? ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ ब्रेन वॉशिंग की वजह से, क्योंकि इसमें लोगों की ब्रेन वॉशिंग ऐसी की गई है कि लोग उस चीज में अंधे हो गए हैं। एक बड़े स्केल पर लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और जो माफिया यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट है लोगों को हिंदू मजहब के जरिए इस चीज की आगाही करना कि आप लोग हिंदू हो और आप लोग बहुत अच्छे हो। और नरेंद्र मोदी भी कट्टर हिंदू है और वो हिंदुइज्म को आगे लेकर जाना चाह रहा है, इसलिए तुमने नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ना और उसके लिए कट मरना है। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, यानी 1000 सालों से आपके बाप दादा परदादा विक्टिम बन के रहे थे, इसलिए आप भी यही बने। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है, आपको खौफ में मुब्तला करता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाकर साबित करता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको हर चीज से बचा सकते हैं और आपकी मुल्क की तरक्की के जामिन हैं। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे इनके इतने फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इनको भगवान मान बैठे। जून 2013 की बात है, एक राइटर थे नीलांजन जिन्होंने किताब लिखी नरेंद्र मोदी क्यों। ये नरेंद्र मोदी की मुकम्मल बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तो वडनगर के रेलवे स्टेशन यानी गुजरात में कैसे चाय बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। चाय बेचने वाला पॉइंट नरेंद्र मोदी को जीरो से हीरो बना गया और इस आइडिया को मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए, किताबों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इतना फैलाया गया कि लोग उनके प्यार में इतने दीवाने हो गए कि उनको अपना भगवान मान बैठे। 2015 में जब प्राइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक गरीब परिवार से आते हैं, कैसे वो रेलवे स्टेशन और रेल के डब्बों में चाय बेचा करते थे। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ और कैसे मेरा मुकम्मल बचपन गुर्बत में गुजरा है और मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके से पहली इंस्पायरेशन थी। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? बहुत से लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी गरीब परिवार में 1950 में पैदा हुए, लेकिन उनकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये देखें कि 3 पीस सूट में ये खड़े हैं। क्या उस समय पैदा होने वाले बच्चों के पास, चाहे गरीब खानदान के बच्चों के पास इस तरह के कपड़े हो सकते हैं? और बचपन के कपड़ों में इन्होंने सूट तक पहन रखे हैं। और नरेंद्र मोदी खुद को सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि बहुत ही गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने नरेंद्र मोदी के घर एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की थी। मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा घर नहीं है,
लेकिन क्या आपको 1950 का एक गरीब खानदान का करियर कहीं से भी लगता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो अपने अब्बा की मदद करने के लिए चला जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची है और चाय बेचकर उन 5 भाइयों को और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने यह बात की थी कि नरेंद्र मोदी ने कभी जिंदगी में चाय नहीं बेची और इनको चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो एक कैंटीन के ठेकेदार थे। कांग्रेस के इस नेता की बात पर यकीन किया जाए या न किया जाए ये एक अलग बात है, लेकिन 2021 में इंडियन टुडे में बीजेपी ने खुद कैंटीन की तस्वीर को अनइंटेंशनली एक्नॉलेज की थी। 2024 के CNN के एक आर्टिकल में ये बात वाज़ह लिखी गई है कि मोदी की जो पॉवर्टी की स्टोरी है वो ग्रॉसली एग्जेजरेटेड है, यानी लोगों को बहुत ही ज्यादा ये बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है। एक और आर्टिकल में ये बात लिखी गई है कि मोदी के पिता के पास इतने पैसे थे कि वो भाइयों को और उसकी बहन को स्कूल भेज सके, लेकिन स्कूल जाने का मतलब था कि वो कहीं और फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे। बस वो स्कूल के बाद अपने पिता का हाथ बिठाया करते थे। जब ये सारी बातें मेरी आप सुन लेंगे तो आपके ज़हन में ये ख्याल जरूर आएगा कि इस स्टोरी को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बयान किया गया है। एक पत्रकार निरांजन कहते हैं कि ऐसा आइडिया लोगों को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है लोगों के सामने ताकि इस आइडिया को बेचा जा सके और इस आइडिया से फायदा उठाया जा सके। कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ है कि कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो अच्छे खानदान से आए चाहे गरीब खानदान से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उसके काम करने के तरीके से। और यही चीज कही जा सकती है किसी बुरे या डिक्टेटर नेता के बारे में भी। कंबोडिया का एक डिक्टेटर था जिसका नाम था पोल पॉट। वो एक अमीर खानदान से आया हुआ था, लेकिन इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक ब्लैक स्मिथ थे और वो इन चीजों को बड़े गर्व से प्रेजेंट करता था कि वो कैसे एक आम गरीब खानदान से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के वालिद एक मोची थे और दुनिया का जाना माना नाम हिटलर, वो भी गरीब खानदान से आया हुआ आदमी था। लेकिन गरीब खानदान से आने का मतलब ये कतई नहीं कि उसने आते साथ ही गरीबों के लिए ही सारे काम किए। और हिटलर तो चंदे का बहुत बड़ा धंधा करता था। जिन गाड़ियों को आप जानते हैं जैसा कि पोर्शे, BMW, मर्सिडीज, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने हिटलर को चंदा दिया था। 2016 ने BMW ने अपने इस काम पर यानी हिटलर को चंदा देने पर माफी भी मांगी थी कि एक टाइम में वो हिटलर को सपोर्ट करते थे और वो इस चीज के लिए माजरत खां हैं। इंडिया में लेटेस्ट एक स्कैम आया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, और इस चीज में इतने घपले हुए कि सोच से भी बाहर हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बड़ी बड़ी कंपनीज ने करोड़ों रुपए कमाए और आम आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी, जो कि रोज बरोज अमीर तरीन बनते जा रहे हैं, जिन्होंने इंडिया के लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया था। बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल गांधी को एलीट वर्क का प्रोजेक्ट कहते थे, युवराज कहते थे, आज वही राहुल गांधी खुद खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी जैसे सेठ लोगों के हैं। नरेंद्र मोदी ने इस टॉपिक पे ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन इस चीज का जिक्र किया कि अडानी और अंबानी कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई खुद का विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी ने कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो अनाज की स्कीम फिक्स कर दी। ना कोई रोजगार का प्लान बताया है, ना ये बताया कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, ना गरीबी कैसे हटेगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात की तो नरेंद्र मोदी उसका मजाक उड़ाने लग गए। फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप फेस्टिवल हुआ था और गरीबों को छुपाने के लिए 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। जरा सोचें कि 1995 से लेकर 2020 तक 25 साल में गुजरात में बीजेपी की सरकार रही, जिनमें 3 दफा तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन इनसे गुजरात की गरीबी नहीं हटाई गई। उल्टा ये कोई भी फेस्टिवल करते तो गरीबों को साइड पे छुपा देते ताकि कहीं ये लोग नजर ना आ सकें। G20 समिट के दौरान भी यही कुछ किया गया था कि कुछ बस्तियों को हरी शीट के पीछे छुपा दिया गया था ताकि ये नजर ना आ सकें, यानी गरीब लोगों की इंटरेस्ट भी रोक दी गई। दूसरे मुल्क से सेठ हमारे मुल्क में घूमने आ रहे हैं और तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा क्योंकि तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तुम अच्छे दिख नहीं रहे। कैसा लगेगा आपको ये सब कुछ सुनकर? एक दफा उन गरीबों की सोचो कि उनको कैसा लगा होगा, लेकिन मजबूर थे। इस टाइम तक नरेंद्र मोदी का जो भाषण था गरीब परिवार का, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन ये जो हिस्सा हमने बयान किया ये इनकी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का पहला हिस्सा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, उनके परिवार की तरफ। व्हाट्सएप पे हर जगह इसी चीज को बयान किया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं, इतने अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं कि उन्होंने अपने वतन की मोहब्बत में अपने परिवार तक को छोड़ दी। वैसे तो ये एक पर्सनल मामला है, लेकिन यही लोग इस पर्सनल बात को बार बार बीच में लाते हैं लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए और लोगों को एक आइडिया बेचने के लिए। और ये चीज
अपनी अचीवमेंट के तौर पर लोगों को बयान करते हैं। यानी देश के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। कोई सेंस है ये बात करने का? और तो और नरेंद्र मोदी ने अपने फैमिली के इवेंट्स में यानी शादी ब्याह में भी जाना छोड़ दिया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी में पहुंच गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी पर पहुंचकर उनको गुलाब पेश कर रहे थे। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो उसकी मुबारकबाद देने वहां नरेंद्र मोदी पहुंच गए। और हत्ता कि अडानी की बेटे की ग्रैंड सेरेमनी को भी अटेंड किया। बॉलीवुड अदाकारों और सेठों की शादियों पर जाने के लिए बहुत टाइम है नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए। इनकी मर्जी है जहाँ जाएं या जहाँ न जाएं, लेकिन ये गलत चीज को आइडिया बनाकर बेचना और लोगों की सिंपैथी हासिल करना, जब ये काम करेंगे तो हम जरूर इस पे बात करेंगे। अक्टूबर 2023 में मोदी फैमिली अपने एक बेटे की शादी के लिए इकट्ठी हो रही थी, लेकिन वहाँ एक शख्स गायब था और वो शख्स था नरेंद्र मोदी। आपने फोटो और वीडियोस में कई दफा देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी माता जी से मिलने जरूर जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोट किया कि वहाँ सिर्फ 3 लोग मौजूद होते थे? नरेंद्र मोदी, उनकी माता और एक कैमरामैन। नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी, उनका भी कहना था कि जब नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाना था तो उनको इसके लिए दावत नहीं दी गई। यानी उनकी ख्वाहिश थी जाने की, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो एक गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, प्रॉब्लम इस बात से है कि इस चीज को अचीवमेंट क्यों दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि देखो मैंने अपना परिवार छोड़ दिया और मैं कितना महान हूँ। ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे हिंदू लोग वो ब्रेन वॉश हो गए हैं। उन्होंने तो ये चाहिए था कि हिंदू लोग कुछ पढ़ें और पढ़ लिख कर अपने मुल्क की खिदमत करें और कुछ काम धंधा करें, लेकिन कुछ हिंदुओं की ये हालत हो गई है कि वो तलवार लेकर मस्जिदों के सामने घूम रहे हैं। उन्हें भी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं। मोदी का सेलिंग पॉइंट नंबर 1 था कि मैं एक गरीब परिवार से हूं। सेलिंग पॉइंट नंबर 2 था कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। और सेलिंग पॉइंट नंबर 3 आता है फकीरी। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं 35 साल के लिए और कभी कहते हैं 40 साल के लिए। नरेंद्र मोदी पहली दफा MLA 2002 में बने। उस टाइम उनकी उम्र 52 ईयर्स थी, लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स भी कर लिए। लंदन गए, मलेशिया गए, एफिल टावर के सामने उनकी पिक्स भी मौजूद हैं। क्या 40 साल तक पैसे मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि आप वर्ल्ड टूर करते रहें? और इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने 2 डिग्रीज भी कर ली, MA और BA। 1990 में अमेरिका में पहला डिजिटल कैमरा डाईकैम का मॉडल 1 रिलीज हुआ। ये US में रिलीज होने वाला दुनिया का पहला यूज होने वाला डिजिटल कैमरा था। लेकिन नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला डिजिटल कैमरा 1987 या 88 में यूज किया था। यानी भिक्षा मांगकर वर्ल्ड टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा रिलीज होने से पहले ही। क्या फकीरी है नरेंद्र मोदी की। बहुत सारे फोटोज और वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक दिन में 4 से 5 दफा कपड़े बदलते हैं। पुणे में एक BJP वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर भी बनाना शुरू कर दिया। गुजरात में भी इनका एक मंदिर बना, तमिलनाडु में भी इनके लिए एक मंदिर बना। ये पहले नेता नहीं है जिनको भगवान से रिलेट किया गया है। इससे पहले कई नेता ऐसे आए जिनको भगवान से रिलेट किया गया। कई दफा मैं देखता था कि टीवी पर कोका कोला ड्रिंक्स की एड्स क्यों आती हैं। फिर मुझे बाद में समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से बाहर तो दिमाग से बाहर। और इसकी उल्टी एक टैक्टिक है, जितना नजर के सामने रहोगे उतना ही लोगों के दिमाग में घुसोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनल्स पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं उन पर नरेंद्र मोदी, गूगल एड्स पर करोड़ों रुपए खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे, हत्ता कि कोविड के सर्टिफिकेट पर भी नरेंद्र मोदी। I&D मिनिस्ट्री का कहना है कि 8 सालों में सरकार ने 6491 करोड़ सरकार ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया है। हर रोज का 71 लाख रुपया तो अखबारों में एड्स लगाने पर लगा दिया। और ये सब तो सरकारी पैसे पर चलने वाली एड थी। जो पार्टी फंड्स पर चलने वाली एड्स है वो तो अलग हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी। एक गायक थे जिम मॉरिसन, वो कहते थे कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो दिमाग को कंट्रोल करता है। और एक और सिंगर थे बॉब मार्ले, उन्होंने कहा था कि हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अब यही हो गया है कि हर तरफ मोदी का चेहरा देकर लोग उकता गए हैं। ये फैसला आपके हाथ में है कि आप नरेंद्र मोदी के हक में हैं या उसके मुखालिफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।